वही हुआ जिसका डर था और अगले दिन ही ये जवाब आया है और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। हमला हो गया है। आज एक बहुत बड़ा हमला होता है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर क्वाड कॉप्टर ड्रोन का हमला, ये इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट है। ये इतना सोफिस्टिकेटेड हमला है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमें कैसी तबाही का सामना है। पाकिस्तानी फौज के 24 अफसर और सिपाही मारने का दावा किया है। रूलिंग तालिबान जो हैं, यानी जो इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर काबिज हैं, उन्होंने 50 फुली लोडेड व्हीकल्स डिप्लॉय कर दिए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब, और इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इनका मिलिट्री का बिल्डअप बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने 2 दिन पहले अफगानिस्तान पे स्ट्राइक्स की हैं और उस पे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने हाईली कंडेम किया है इस अटैक को और इसको इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। भारत इस टाइम पे उनको एंटी एयर क्राफ्ट जो मिसाइल्स हैं वो देने की सोच रहा है। बेटी साहब, अब ये जो कार्रवाई की गई है इसमें अफगान हुकूमत का तो ये कहना है कि सिविलियंस टारगेट हुए हैं रमजान के महीने में। इन आकबतना अंदेशों ने मुंह उठा के अफगानिस्तान पे हमला तो कर दिया। जब अल जजीरा ने इस पे रिपोर्टिंग की और वहां से लाइव रिपोर्टिंग की तो अल जजीरा पे पाबंदी लगा दी। भारत जो है उनको ग्राउंड के ऊपर जो उनके एंटी ड्रोन और इस किस्म के इक्विपमेंट हैं, रेडार जैमिंग इक्विपमेंट है, वो देने की जो है वो बात की। कायदा तौर पर पाकिस्तान के ऊपर बदतरीन हमलों का, क्वाड कॉप्टर ड्रोन हमलों का जो सिलसिला है वो शुरू किया जा चुका है। क्वाड कॉप्टर से हमला होता है पहले फौजियों के ऊपर और जख्मी फौजियों को पहले मारने का डर था और जिस खदशे का इजहार मैंने कल ही कर दिया था, इन आकबतना अंदेशों ने मुंह उठा के अफगानिस्तान पे हमला तो कर दिया। जब अल जजीरा ने इस पे रिपोर्टिंग की और वहां से लाइव रिपोर्टिंग की तो अल जजीरा पे पाबंदी लगा दी। उसके बाद आज एक बहुत बड़ा हमला होता है। ये इतना सोफिस्टिकेटेड हमला है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमें कैसी तबाही का सामना है। जब इंडिया से जंग हो रही थी तो वहां बातचीत करके फौरन जंग बंद कर दी, लेकिन अफगानिस्तान से जब तालिबान ने राब्ता किया तो कहते हैं कि आपसे बातचीत नहीं हो सकती। मैं आपको सिर्फ कुछ याद भी दिलाऊंगा, लेकिन पहले हम जरा इस अटैक को समझ लें कि ये अटैक हुआ क्या है। अचानक मैंने ये खबर देखी कि हुआ क्या है। करक में टीटीपी ने हमला किया और उसमें जो फौजी जख्मी हुए उनको सूबाई हुकूमत अपनी एम्बुलेंसों में अस्पताल मुंतकिल कर रही थी। ठीक है, रास्ते में टीटीपी ने इन पर भी हमला कर दिया, एम्बुलेंसें भी जला दी और जख्मी फौजियों को मार दिया। सिविल रेस्क्यू एहलकार भी जख्मी हुए। एक क्वाड कॉप्टर से हमला होता है पहले फौजियों के ऊपर, जख्मी फौजियों को उठाने के लिए एम्बुलेंस आती है, लेकिन दहशतगर्द एम्बुलेंस को फॉलो करके घात लगा के उसे रोक के और जख्मी फौजियों को पहले मारते हैं, कत्ल करते हैं और फिर एम्बुलेंस को आग लगा देते हैं। लेकिन सिविल एहलकार जिंदा बच जाता है, वो जख्मी है। मैंने आपको कल बताया था कि अफगान तालिबान का सिर्फ एक बयान आया है कि हम सिविलियंस को नहीं मारते, हम जब हमला करेंगे तो सिर्फ जायज जो फौजी होते हैं उन पर हमला करेंगे जिनके साथ जंग होती है। और अगले दिन ही ये जवाब आया है और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। खतरा मुझे ये है कि इन लोगों ने जो तश्कीलें अपने मकासद के लिए लाई थी ना, वो इनके गले भी पड़ सकती हैं, क्योंकि देखें उनकी वफादारी अपनी कौम के साथ ज्यादा होगी। ये मत भूलें कि बॉर्डर के दोनों अतराफ रिश्तेदारियां हैं। आप उधर किसी को मारेंगे तो यहां भी किसी का रिश्तेदार, किसी का प्यारा मरा होगा। जो रिपोर्ट आ रही है कि एक ही घर के जो 15, कोई कहता है 22 लोग वो मारे हैं, एक बंदा बचा है पूरी खानदान में। आप बताएं, उस बंदे को दहशतगर्द रिक्रूट करने की कोशिश नहीं करेंगे कि तुम्हारा तो आगे पीछे कोई बचा ही नहीं है, तुम बदला लो, हम तुम्हें फराम करते हैं सब कुछ। और फिर दहशतगर्दों के पास क्वाड कॉप्टर्स आ गए हैं जिनसे वो हमला कर सकते हैं, दस्ती बम गिरा सकते हैं, थोड़ा बड़ा हथियार गिरा के नुकसान ज्यादा कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हद तक इनके हाथ से निकल चुकी है।
اگر آپ غور کریں تو بلوچستان ہاتھ سے نکل گیا ہے، خیبر پختونخوا میں آگ اور خون، وہ کل غلط زبان سے نکل گیا، خاک اور خون تھی ان کی کتاب، تو یہ خاک اور خون ہی ہے سمجھیں، ہر طرف تباہی ہے، بربادی ہے۔ شہباز شریف شاید آفیشلی پاکستان کے سب سے زیادہ بیرون ملک دورے کرنے والا وزیر اعظم بن گیا ہوگا پچھلے 2 سالوں میں، ٹکے کی سرمایہ کاری نہیں آئی۔ پھر سے ایک بڑا سانحہ بپا کیا گیا اور پاکستان کے اوپر بدترین ایک ڈرون حملے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو کرک میں جی فیڈرل کانسٹیبلری جو تھی، اس کے اوپر دہشت گردوں کی جانب سے ایک کواد کاپٹر کا استعمال کرتے ہوئے ایک ڈرون حملہ کیا گیا۔ بہادر کھیل میں موجود فیڈرل کانسٹیبلری کی چوکی تھی، اس کے اوپر دہشت گردوں کی جانب سے کواد کاپٹر کا استعمال کرتے ہوئے ڈرون حملہ کیا گیا۔ اب یہ پہلے تو کواد کاپٹر ڈرون حملہ جو تھا وہ کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 1122 کی ایمبولنس تھی جو ان زخمیوں کو ہاسپٹل لے کر جا رہی تھی، اس کے اوپر بھی بعد میں دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے، جس میں آلریڈی جو ایف سی کے اہلکار زخمی تھے، بعد میں ان کے اوپر حملہ جو ہے وہ دوسرا اٹیمپٹ کرتے ہوئے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ کرک میں جی ایف سی اہلکاروں کو جو لے جانے والی ایمبولنس تھی، اس کے اوپر پھر سے دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور فائرنگ کرنے کے بعد اس ایمبولنس کو نظر آتش کیا گیا۔ دہشت گردوں کی فائرنگ میں زد میں آ کر 3 ریسکیو اہلکار جو تھے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اب ناظرین کرام، افغانستان کی جانب سے کواد کاپٹر ڈرون حملہ ہونے کے بعد اب صورتحال بالکل اگر کہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کھلی جنگ جو ہے وہ وہاں تک بات آ پہنچی ہے، تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ بجائے کہ تحریک طالبان پاکستان جو تھی ان کے اوپر جو پاکستان کی جانب سے ایئر اسٹرائک کنڈکٹ کی گئی، افغان طالبان ابھی بھی ہوش کے ناخن لیتے اور چپ سا جاتے، الٹا اب باقاعدہ طور پر پاکستان کے اوپر بھارت کی، اور آپ کو میں بتاؤں کہ جی بھارتی فوج یعنی بھارتی سینا پچھلے قریب 5 سال سے جموں کشمیر میں سکری ہے۔ جیش محمد کا ٹاپ کمانڈر سیف اللہ مارا گیا ہے، سیف اللہ کے ساتھ اس کے 2 ساتھی بھی مارے گئے ہیں۔ کہ پاک فوج کی جانب سے بھی تسلیم کر لیا گیا ہے کہ جناب یہ ہمارے ہی جوان ہیں، دہشت گرد تنظیم نے وہ پاک فوج کے جوان ہیں۔ جموں کشمیر انکاؤنٹر میں سرکشا بلوں کو زبردست سفلتا ملی ہے، اور ایران حملے میں اگلا نشانہ پاکستان کی 36 سے 48 گھنٹے اہم، اور اس میں پاکستانی جرنیل کا نام کیوں آ گیا ایران کے معاملے میں؟ پاکستان سے ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ اپنا بزنس بند کرتی جا رہی ہیں، اور ابھی بھی تقریباً 125 کمپنیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنا بزنس پاکستان سے ختم کر دیا ہے۔ ایک طرف سرحدوں پر ظاہر ٹینشن بڑھ رہی ہے، دوسری طرف اندرونی مخالفت عروج پر ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اب باقاعدہ طور پر ایک کھلی جنگ چھڑ چکی ہے۔ پشین کیڈٹ کالج کے اوپر حملہ۔ جیو پولیٹیکل سبجیکٹ میں ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اسرائیل کا اپنا اہم دورہ کرنے جا رہے ہیں اور مشن سدھارشن چکر کو ایکٹیو کرنے کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کا یہ بیانیہ یہی بن رہا ہے، نیو نارمل جسے کہتے ہیں۔ نیو نارمل کا یہ مطلب ہے کہ وی آر ناؤ ایٹ اے اسٹیٹ آف وار ود پاکستان، اور 2 بارڈرز کے اوپر افغان اور انڈیا کے بارڈر پر جنگ چھڑ گئی ہے۔ یہ جب تک کرو گے آپ کو کہتے ہیں سندور 2 آئے گا۔ جی ہو کر تمام پاکستانیوں کو سوچنا پڑے گا اور اس حوالے سے عزم کرنا پڑے گا۔ جیو پولیٹیکل سبجیکٹ میں ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اسرائیل کا اپنا اہم دورہ کرنے جا رہے ہیں اور مشن سدھارشن چکر کو ایکٹیو کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب یہ مشن پاکستان اور چین کے لیے کیا پیغام رکھتا ہے، اور یہ وزٹ خود ایران کو کیا پیغام دے رہا ہے، اور اسرائیل کے سفیر کی طرف سے ایسا کون سا بیان دیا گیا ہے جس کے بعد باتیں یہ کی جا رہی ہیں کہ اگلا نمبر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اسی ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی 25 فروری 2026 کو اسرائیل کا اپنا اہم دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور جب یہ وزٹ وہ کریں گے یہ ان کا دوسرا وزٹ ہوگا۔ اس سے پہلے انہوں نے 2017 میں کیا تھا، اور آپ کو یہ یاد ہے یا معلوم ہے کہ بھارت کے جو موجودہ جو وزیر اعظم نریندر مودی، یہ پہلے وہ وزیر اعظم بنے تھے 2017 کے اندر جنہوں نے بحیثیت بھارت کے وزیر اعظم اسرائیل کا دورہ کیا تھا۔ اس سے پہلے آج تک کوئی ریکارڈ نہیں تھا، یہ پہلی بار 2017 کے اندر ہوا تھا، اور یہ نریندر مودی کی طرف سے پیغام دیا گیا تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں۔ اب جو 25 فروری 2026 کو جو وزٹ ہونا ہے، اس کے ایک مین ایجنڈا ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، لیکن اس کے اندر اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے اس سے خطاب بھی نریندر مودی کی طرف سے کرنا ہے، اور یہ تاثر دینا ہے کہ ہم دونوں جو ممالک کے تعلقات ہیں ان کے اندر کس حد تک جو گرم جوشی ہے وہ پائی جاتی ہے۔ سب سے بڑا ایجنڈا جو اس وزٹ کا رکھا گیا ہے وہ ہے مشن سدھارشن چکر۔ اب یہ مشن کیا ہے؟
बेसिकली भारत के अंदर जो हिंदू मज़हब है, उनके जो भगवान है, विष्णु भगवान जो है, उनका एक मुक़द्दस हथियार माना जाता है जिसको कहा जाता है सुदर्शन चक्र, यानी कि एक ऐसा हथियार जो दुश्मन के लिए उसकी तबाही की अलामत समझा जाता है। इसी मुक़द्दस हथियार के मुताबिक जो भारत के हिंदू मज़हब के मुताबिक है, इसी नाम के मुताबिक भारत जो है वो इज़राइल के इश्तराक से पूरे मुल्क के अंदर अपनी एक ऐसी एयर डिफेंस शील्ड बनाना चाहता है जो उसे पाकिस्तान और चाइना से ज़्यादा जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। कुछ तज्ज़ियाकार और माहिरीन के मुताबिक एक ऐसा दिफाई निज़ाम होगा जैसे कि इज़राइल का आयरन डोम है, लेकिन कुछ तज्ज़ियाकारों को ये कहना है कि ये इससे भी बड़े पैमाने के ऊपर भारत जो है वो इज़राइल के साथ मिलकर जो है इस मंसूबे के ऊपर काम कर रहा है, और ये खालिसतन पहली बार जो इंस्टॉल होगा, जब ये बन जाएगा तो ये भारत के अंदर ही होगा। और अब ये बड़ी हैरान कुन एक बड़ी दिलचस्प बात भी है कि मंसूबा ये भारत का है, इज़राइल को इसके अंदर शामिल किया गया है ताकि दोनों ममालिक मिलकर इसके ऊपर काम कर सकें, लेकिन ये इंस्टॉल जो है लगेगा जो ये भारत के अंदर लगेगा। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं जो इसका मेन और अहम जो हिस्सा है वो भारत ही है, क्योंकि भारत के अंदर ही इंस्टॉल होना है। पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अपना बिजनेस बंद करती जा रही हैं, और अभी भी तकरीबन 125 कंपनीज के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना बिजनेस पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया है, और या अपने शेयर्स बेच दिए, जो भी किया, बहरहाल वो पाकिस्तान में काम नहीं करना चाह रहे। क्या वजह लग रही है आपको इसकी? उनको रिटर्न नहीं मिल रहा, या सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, या कोई और तरह का उनको कोई खतरा है? क्या वजह है कि क्योंकि इससे तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा अगर मल्टीनेशनल कंपनीज इस तरीके से बंद होना शुरू हो गई। जी आरजू, इसकी सबसे बड़ी वजह जो तवातर के साथ, पहले तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अगर इसको कैटेगराइज करें और वन बाय वन चले। देखिए, एक तो ऑब्वियसली एक जो गिला हमेशा से रहा है मल्टीनेशनल कंपनीज को या इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में, वो इन्वेस्टर में सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि कोई इंटरनेशनल या फॉरेन इन्वेस्टर, वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को भी ये प्रॉब्लम रही है कि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होती, इनकंसिस्टेंसी होती है। अच्छा, फिर आप देखें कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सेटअप है उसका तसलसल भी बिल्कुल, आप देखती हैं कि थोड़ी वर्षे के बाद, 2-3 साल के बाद मतलब हुकूमत आती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 1 साल काम करने देते हैं। वो बड़ी अच्छी फेवरेबल टर्म्स पर काम हो रहा होता है, वो जैसे बकौल शख्स से 1 पेज पर होती है हुकूमत और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू होता है। और एक बहुत ही मशहूर जो स्ट्रेटजी है जो आजकल अपनाई जाती है वो प्रोटेस्ट की स्ट्रेटजी है। अगर आप इमरान खान साहब की हुकूमत को भी देखें, जब वो आई तो बिल्कुल वो 1 पेज भी था और बहुत कुछ था, सब कुछ एक मोहब्बत वाला एक सिलसिला था, एक अफसाना था। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि 1 साल ही नहीं गुजरा था तो PDM बन गई, ठीक है ना। वो उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरह से उसी ने आगे चलकर जो है इस हुकूमत को, इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया। उसके अब सारी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो उससे फिर मार्केट जो है वो वॉलेटाइल हो जाती है। मार्केट वैसे ही वॉलेटाइल होती है, मार्केट का वैसे कुछ पता नहीं होता, लेकिन मार्केट जो है वो सेंटिमेंट्स पे चलती है। तो जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, प्रोटेस्ट होते हैं, लोगों के कारोबार डिस्टर्ब होते हैं। फिर एक और चीज़ आप देखें कि आजकल जितना भी कम्युनिकेशन है उसका जो मेन जरिया है वो इंटरनेट है ना। सारी देखें, अगर आपको याद होगा अरब स्प्रिंग जब हुआ था तो उसमें, और जब ख़ास तौर पे इजिप्ट में, वो बहुत ही काफ़ी अरसा इजिप्ट का एक वो राउंड अबाउट है, बड़ा मशहूर ज़माना था जहाँ लोग कैंप्स लगा कर बैठ गए थे और कहा जाता था कि जो अरब स्प्रिंग है या अरब बहार है, जो उसको कहा जाता था कि इसको बनाने वाली और इसको चलाने वाली और इसको सस्टेन करने वाली। दोस्तों, CNN ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस साल 1000 बंदे से ज्यादा लोग मारे गए हैं और तकरीबन 4000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। 1000 के पिछले साल को 900 समथिंग के लोग मारे गए थे और 2023 में भी तकरीबन इतने ही थे, 2022 में को 500-600 थे, 2021 में इससे भी कम थे। तो हर साल पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ट्रेंड बढ़ रहा है और हर साल जख्मियों की तादाद भी बढ़ रही है। ये पार्ट ऑफ द इंडियन वो जो है ना डिस्टेबलाइज करने का प्लान, ये वही डोवल साहब का प्लान चल रहा है। तो इस वक्त इसमें ना ईरान का हाथ है ना अमेरिका का हाथ है, ये इंडिया 120% ये इंडिया स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है, प्लान्ड है ये सब कुछ।
इंडिया ये सारा कुछ कर रहा हो और अफगानिस्तान की हुकूमत को ना पता हो या वो कोशिश भी ना कर रही हो रोकने की, वो तो इंडिया में जाके बैठ जाते हैं, वो तो इंडिया के साथ अब तावन कर रहे हैं और कोऑपरेशन कर रहे हैं और मुआहदे कर रहे हैं। ये मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरा मुल्क है, हम इसे टूटने नहीं देंगे, तुम्हें तोड़ने नहीं देंगे। कौम को सच बताओ। क्या सच है? नंबर 1, तुम्हारे हाथ से पूरा सूबा निकल चुका है, बच्चा बच्चा तुमसे नफरत करता है, इतनी नफरत करता है जितनी गलीज तरीन दुश्मन से की जाती है, ऐसे नफरत करता है। सबको पता है हमारे जो दोस्त हैं कि भाई दहशतगर्दी हो रही है, कोई कॉन्डेमनेशन आती है इंडिया के खिलाफ? प्लीज मुझे एक स्टेटमेंट दे दे। हम कहते हैं हमारे दोस्त है, वेरी गुड, हमारे दोस्त वफादात है ना अपने। ये बात हुई ना रामीन, ये अब आप ना यू हिट द नेल ऑन द हेड, बिकॉज उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। कि बलोचों ने ना इनके अंदर भूसा भर दिया, बीएलए ने, मजीद ब्रिगेड ने इनके अंदर भूसा भर दिया है। जब मैं कहता हूं इनके अंदर, मेरा मतलब है पाकिस्तानी स्टेट, मेरा मतलब है पाकिस्तानी फौज, उनके अंदर भूसा भर दिया अच्छी तरीके से। हेरॉफ 1 लॉन्च करा था, अब हेरॉफ 2 लॉन्च करा है। और अगर आप मैप देखेंगे बलूचिस्तान का, तो ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पूरे बलूचिस्तान में आग लगा दी। पाकिस्तानी फौज का जो बस चलता है वो बलोच माओं पे, बहनों पे, बच्चों पे, बुजुर्गों पे, 11, 12, 13, 14 साल के निहत्ते लड़के, उनके ऊपर इनका जोर चलता है। जहां पे सामने बीएलए खड़ा हो जाए वहां पे इनका गला सूख जाता है और फिर इनका डिफेंस मिनिस्टर इनकी पार्लियामेंट में बोलता है कि साहब बलूचिस्तान तो बहुत बड़ा है, हमसे संभल नहीं। एक आप एथनिक बेस्ड मिलिटेंसी है और एक रिलीजियस बेस्ड मिलिटेंसी है। आप ये खैबर पख्तूनख्वा में हम देखते हैं टीटीपी है जो कि एक मजहबी सोच रखते हैं, और उधर बलूचिस्तान में एक एथनिक सोच है। और मजे की बात यह है कि दोनों की डिमांड एक ही है, दोनों ही चाहते हैं कि उनके पास एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो और वो एक आजाद रियासत चाहते हैं। और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की जो अवाम है वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर एक रियासत बनाना चाहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आई आज तक इस बात की कि पाकिस्तान क्यों कंफ्यूज है। हमने 90,000 से ज्यादा जानें भी दे दी हैं, अरबों डॉलर का पाकिस्तान में नुकसान भी हो चुका। दुनिया पाकिस्तान की काउंटर टेररिज्म में जो कुर्बानियां उसकी तारीफ कर रही है और पाकिस्तान में हम कंफ्यूज हैं। मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है। एक पाकिस्तान के वजीर इमरान खान साहब बोलते थे, वो कहते थे उसामा बिन लादेन जो है वो शहीद है। उस वक्त कुरैशी साहब थे, उनको पूछा गया उसामा बिन लादेन के बारे में, उन्होंने कहा मैं सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। मतलब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप क्यों कंफ्यूज है और ये किस तरह की बातें चल रही हैं। हम क्यों ये जो दहशतगर्द है हम इनको लेजिटिमाइज करते हैं, हम क्यों इनके वायलेंस जो ये रियासत पे हमले करते हैं हम क्यों उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और आए इनसे बात करें। भाई दहशतगर्दों से किस चीज की बात करनी है आपने? अभी यहाँ पे बातें हो रही थी जी सारा टाइम यहाँ पे कोई इस्लामिक टच लगाना चाहता है इस मुल्क के अंदर, और अभी एक बात यहाँ पे हुई जी कि हमें उसी चीज को फॉलो करना चाहिए जो ऑफिशियल पॉलिसी आती है। भाई ऑफिशियल पॉलिसी तो ये भी है कि जो स्पोक्स पर्सन है वो टीटीपी को दहशतगर्द जमात नहीं कहता। सवाल यह है कि ऑफिशियली तो आप कह देते हैं कि जी हम सोशल मीडिया ब्रिगेड हमारा जो कर रहा है पीटीआई का हम उसको ओन नहीं करते, बट इन रियलिटी आपने सोशल मीडिया ब्रिगेड को अनलीश कर दिया हुआ है कि इवन अगर एक 3 स्टार जनरल जो है वो बलूचिस्तान में किसी एक हादसे में जो शहीद हो जाते हैं उसको भी टारगेट किया जाता है। तो मुझे तो इस चीज को समझना है कि पाकिस्तान के ये लोग क्यों नहीं समझ रहे। भाई पुलिस भी जाने दे रही है, फौज भी जाने दे रही है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी मुल्क के अंदर है, इकोनॉमी भी आपकी खराब हो रही है, और आप कह रहे हैं कि अभी हमने इनसे बात करनी है। आए पहले इन बलूचिस्तान के इन लोगों से बात कर लें, ये जो जिन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए हैं। आए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो लोग रियासत के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं और रियासत के अंदर एक जमीन चाहते हैं, वो एक टेरिटरी चाहते हैं, आए उनसे बात करें। यानी कि आप अपनी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। मतलब ये क्या हम लोगों ने अपने ही मुल्क का मजाक उड़ा लिया है। अफगानिस्तान से अमेरिका और इंटरनेशनल फोर्सेस चली गई और हम अभी भी वहीं खड़े हैं और हम देख रहे हैं कि हमने क्या करना है। हम इन क्यों ये जो सेपरेटिस्ट हैं जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं, हम क्यों इनसे बात करना चाहते हैं, हम क्यों इनको दहशतगर्द नहीं कहते। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि हम एक कंफ्यूज कौम है
اور یہ کنفیوز جو ہے کچھ پولیٹیکل فیکٹ سیکشن جو ہیں وہ پھیلا رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو وار اگینسٹ ٹیررزم ہے اور اس دہشت گردی کے خلاف بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور ہمیں اس کو یہ جو ابھی آج جو کمیٹی کی بات ہو رہی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نیشنل ایکشن پلان آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے، اس ڈاکومنٹ کے بعد کیا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ میاں محسن نقوی جو بات ہوئی مجھے تو وہ بھی بے بس نظر آ رہے ہیں اس سینس میں کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی پولیٹیکل کنسنسس چاہیے اس ملک کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں ان لوگوں کو جو ریاست کی اس ایفرٹس کو دہشت گردوں کی ایلیمینیٹ کرنے میں رکاوٹ ہیں، ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں، کیونکہ پولیس والا اور فوجی اور جوان جو ہے وہ شہادتیں دے رہا ہے. یہ ہم ہیں، یہ پولیٹیکل کلاس ہے جو پارلیمنٹ میں کنسنسس پیدا نہیں کر پا رہی. وہ جو فوجی بارڈر پہ کھڑا ہے جو ٹی ٹی پی سے